बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और पीएसएल स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आसिफ खान। पीएसएल का 8वां सीज़न कल दूसरा रोज़ था और मुकाबला हुआ कराची में। बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला हमने देखा पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान। कराची किंग्स को सिर्फ 2 रन से शिकस्त हुई। आखिरी ओवर में 16 रन दरकार थे। जो खुर्रम शहजाद बड़े अच्छे यंग फास्ट बॉलर हैं, 23 साल के हैं, बहुत अच्छा उन्होंने ओवर किया और इस तरह से कामयाबी दिलाई पेशावर ज़ल्मी को। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम के अंडर पेशावर ज़ल्मी ने पहला मुकाबला किया पीएसएल का और उसमें कामयाबी हासिल की। बहुत उतार चढ़ाव से भरपूर मैच था, उसमें क्या क्या हुआ उस पर भी हम बात करेंगे। उसके बाद शुएब मलिक जो स्टार प्लेयर हैं पाकिस्तान के और तवील अरसे से पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है, बल्कि मैं अपने पैनलिस्ट से इस पर बात करूँगा कि शुएब मलिक इस वक्त एक्टिव प्लेयर सबसे पुराने हैं, शायद 1999 से खेल रहे हैं वो, और इंटरनेशनल क्रिकेट 99 में शुरू की थी, तो इस हवाले से 24 साल उनको हो चुके हैं, तकरीबन 23.5 साल। तो ये एक लंबा अरसा है जो किसी भी खिलाड़ी ने गुजारा हो, और शायद इस वक्त एक्टिव खिलाड़ियों में सबसे ज़्यादा पुराने शुएब मलिक ही हैं। लेकिन फ़िटनेस के हिसाब से वो बिल्कुल यंग लड़कों की बराबरी करते नज़र आते हैं। इस हवाले से भी उन्होंने कल बात की थी बहुत तफसीली। और आज मुकाबला जो होने जा रहा है वो मुल्तान के स्टेडियम पे होगा। मुल्तान सुल्तान और कोटा ग्लैडिएटर्स की टीम्स मद्दे मुकाबिल होंगी। उस मुकाबले में जो उम्मीदें हैं लोगों को, उस पर हम बात करेंगे। और उसके अलावा मेरे पैनलिस्ट बदियुज़्ज़मा साहब कराची स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान का एक नाम है सहाफ़त के एतबार से और न्यूज़ वन के साथ बड़े तवील अरसे से वाबस्ता हैं। ख़ुद भी क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट पर तज्ज़िये भी बड़े जानदार होते हैं इनके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आपकी? बस खैरियत है। ये पर्चा क्या है? ये कल का नतीजा है। उफ, पर्चेबाजी भी चल रही है, यानी फर्रे और पर्चियाँ क्रिकेट में तो आते ही रहते हैं ये नाम बहुत सारे, लेकिन बदियुज़्ज़मा भी आज पर्ची का सहारा लेंगे। पर्ची का सहारा क्या करेंगे? पर्ची का सहारा कैसे लेंगे? एजाज शेख लाहौर से हमारे साथ हैं, लाहौर के रिपोर्टर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और लाहौर की एसोसिएशन के भी ओहदेदारों में शामिल होते हैं। बहुत खरा तजिया इनका भी होता है। एजाज भाई कैसे हैं एजाज शेख साहब? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं? आपने भी पर्चा रखा हुआ है भाई, आपके सामने भी पर्ची है। जी लिख के सामने बोलने से बेहतर है कि बड़ा सामने बिल्कुल सही चीज ही बात करे। कल पता फंबलिंग हो गई थी इसीलिए। कोई बात नहीं। फंबलिंग आपकी ड्रेसिंग में नहीं हो रही, बिल्कुल आप ड्रेस आप होते जा रहे हैं माशाल्लाह। बड़े वो आज बड़े चमकदार और बड़े अच्छे लग रहे हैं। चलें आपसे आगाज़ करता हूँ। आप दूर हैं, लाहौर में हैं, आपने कल का मुकाबला देखा, ज़ल्मी ने 2 रन से मैच जीत लिया, तो टर्निंग पॉइंट आपके ख्याल से क्या था कल के मैच का? देखिए, जिस तरह कराची किंग्स ने टॉस जीतकर पेशावर को पहले खेलने की दावत दी, तो चूंकि पेशावर पहले एक मैच लूज कर चुका था, तो इसलिए वो जीत की नीयत से ही मैदान में उतरा और उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। खास तौर पर बाबर आजम को। पेशावर कल पहला मैच खेला है पेशावर ना? हाँ, पेशावर कल पहला मैच खेला कराची किंग्स के खिलाफ ना। नहीं, आप मुल्तान सुल्तान, हाँ मुल्तान सुल्तान और कराची किंग वो खेला था। मुल्तान सुल्तान लाहौर कलंदर खेला था। लाहौर कलंदर, जी पहला ही मैच, बिल्कुल सही कहा। हाँ जी, तो बाबर आजम को जिस तरह चैलेंज दरकार था ना, मोहम्मद आमिर का जिस तरह उन्होंने टेल एंडर कहा था, तो उन्होंने साबित किया कि आप जो मर्जी कहो मेरी गेम पर तवज्जो रहेगी। तो उन्होंने ये साबित भी किया और जिस तरह 68 रन बनाए और साबित किया कि वो वाकई वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है। इसी तरह टॉम कूलर अच्छा खेले, 92 रन की उन्होंने इनिंग्स खेली और एक अच्छे तरीके से उन्होंने अपना आप को शो किया कि बेशक कंडीशन कैसी हैं आए हैं, उन्हें एक रिदम भी नज़र आया उनमें, उनके खेलने में। तो पेशावर की टीम ने बैटिंग में तो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। तो आप मोहम्मद आमिर जिसका दावा था कि वो बड़ी फॉर्म में है, बड़ी फिटनेस है, उन्होंने 3 ओवर में 42 रन मार पड़ी उन्हें। इसी तरह इमाद वसीम को भी 42 रन पड़े 4 ओवर्स में, तो विकेट भी ये कोई दोनों बॉलर विकेट भी नहीं हासिल कर सके। इसके बाद कराची किंग्स ने अच्छी फाइट की, लेकिन ये है कि जिस तरह शुएब मलिक ने 52 रन बनाए, बड़े अच्छी इनिंग्स उन्होंने खेली, उन्होंने अपनी फिटनेस भी शो की। अच्छा, एक बात मैं आपको बताता चलूं, जब उनसे मुलाकात हुई ट्रॉफी की अनवीलिंग पे शालामार बाग में, तो उनसे सलाम दुआ भी हुई, शेक हैंड भी किया उनसे। तो उस वक्त भी मैंने देखा तो वो इतने स्लिम एंड स्मार्ट थे, मैं खुद हैरान रह गया कि इतने सालों के बाद भी शुएब मलिक ने अपने आप को कितना मेंटेन करके रखा है, कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते होंगे। तो जो नए लड़के हम देखते हैं वो फिर भी थोड़े से बल्कि नज़र आते हैं, वो इतने फॉर्म में होने के बावजूद भी उनमें वो फिटनेस शो नहीं थी, लेकिन वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर फिट नज़र आ रहे थे जो शुएब मलिक है। और इमाद वसीम की जो बैटिंग है,
उन्होंने भी साबित किया, इन दोनों खिलाड़ियों ने साबित किया कि मिडल ऑर्डर में अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वो जो 4 खिलाड़ी हैं, इफ्तिखार, खुशदिल शाह, आसिफ और इस तरह के जो एक हैं, तो वो अब भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। चले, ये तो टीम की बात हो की रोशनी, ये तो टीम की बात हो गई। इस पर शोएब मलिक ने कल बहुत तफसील से बात की थी। आपके ख्याल में बदी जमा कल के मैच का जो आप समझते हैं कि कराची के हाथ में था मैच एक वक्त पर, लेकिन कहाँ से मैच कराची के हाथ से निकल गया? देखिए आसिफ भाई, कराची की टीम जब मैं तो ये कहूँगा कि जब इन्होंने बैटिंग का आगाज़ किया तो मेरी समझ में ये नहीं आया कि इन्होंने टॉप 4 में किसको भेजा, क्योंकि मैथ्यू वेड आपको देखेंगे, मैथ्यू वेड एज अ ओपनर उनको खिलाया गया। मेरे ख्याल में अगर वो 5-6 में उसको खिलाते हैं, अगर आपने पावर प्ले का फ़ायदा उठाना तो कासिम अकरम को अगर आप चाहते तो आप पावर प्ले में भेज सकते थे। फिर आपकी 46 रन पे 4 आउट हो गए और उसके बाद आपका कम बैक करना बहुत मुश्किल था। लेकिन यहाँ आपको क्रेडिट देना पड़ेगा शोएब मलिक और इमाद वसीम को कि उन्होंने ना सिर्फ विकेट रोकी बल्कि अब रन को भी नहीं रुकने दिया। तो जो 8-9 रन बन रहे थे वो बनाते जा रहे थे। एक मौके पर तो ऐसा आ गया था कि कराची किंग मैच जीत जाएगी, वहाँ पर वहाब रियाज को आप क्रेडिट देंगे, उसने बहुत अच्छा ओवर कर दिया आखिरी लास्ट से पहला। और देखिए 5-9 बॉलें हुई हैं और आखिरी के 2 ओवर में कराची किंग को 2-9 बॉलें भी मिली, उसके बावजूद उसका फ़ायदा नहीं उठा सके। फिर वहाब ने कैच छोड़ा जिमी नेशम की बॉल पर, फिर जिमी नेशम ने वहाब की गेंद पर कैच छोड़ दिया। तो ये इस तरह की सिचुएशन आ गई थी कि अब हो सकता है कि कराची किंग जीत जाए। लेकिन वहाँ पर खुर्रम शहजाद जो नौजवान बॉलर है, उसने आप देखें शुरू की 3 बॉलों पे ही जो है उसने 3 सिंगल बने, तो उस वक्त मैच थोड़ा सा उन्होंने भी 9 बॉल की, उन्होंने भी 9 बॉल की, और जब वो 9 बॉल हुई तो 9 बॉल पे भी अब लोगों ने कह दिया कि कराची किंग जीत जाएगा। लेकिन उसके बाद एक और आपने देखा होगा कि उन्होंने बिल्कुल फुल टॉस गेंद की और उस पर भी 9 बॉल की उन्होंने अपील हुई थी लेकिन उसके बाद रिव्यू पे भी गए। तो ये एक चांस, बड़ा मौका मिलता रहा कराची को जीतने के लिए। लेकिन यहाँ आप बाबर आजम की परफॉर्मेंस से खुश हैं? बिल्कुल, देखिए बाबर आजम ने एक चीज देखिए, मोहम्मद आमिर जो है, कल आपने एक देखा होगा, एक सीन देखा होगा कि वहाँ पर जब आमिर गेंद कर रहे तो बड़ा जज्बाती से थे। एक बॉल पहले उनको एक चौका लगा और अगली बॉल पे जब बाबर ने उनको सामने रोका तो उन्होंने गेंद जोर से पटकी कीपर की तरफ। तो ये चीजें मेरे ख्याल में नजर नहीं आई, बहुत दूर फेंकी थी उसने कीपर से, वो लेकिन उसने पटकी उसी पे थी ना। तो कहने का मकसद है कि ये चीजें आपको उस वक्त अच्छी लगती है जब आप परफॉर्म कर रहे हो। ये बड़ा अच्छा टॉपिक आपने छेड़ दिया। रऊफ को आप जानते हैं, टेस्ट क्रिकेटर है पाकिस्तान का, उसने बड़ा लंबा थ्रेड लिखा है ट्विटर पे अभी, और उसने कहा कि पीसीबी को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, फ्रेंचाइज को इसका ख्याल रखना चाहिए कि खिलाड़ियों के आपस के ताल्लुकात इतने ना बढ़ जाएं कि पाकिस्तान को नुकसान हो। देखिए ना, अब टीम से बाहर हर कोई होता है आसिफ भाई। टीम से इससे पहले भी कितने लोग बाहर हुए, शाहिद आफरीदी बाहर हुए, वकार यूनुस बाहर हुए, सलीम मलिक बाहर हुए। जब माजी में अगर हम जाते हैं तो बहुत से प्लेयर अपने टॉप उस पर बाहर हुए। यूनुस खान बाहर हुए जब उन्होंने, याद है आपको, यूनुस खान नेशनल स्टेडियम उन्होंने कहा था कि अब मैं अब क्या करूँ कि मैं कुछ आप मैं वो लफ्ज गोली मार लूं अपने आप को, तो कितना मीडिया जमा हो गया। तो उसके बाद उनके, अच्छा एक बात और देखें, फिर उनको मैच खिलाया गया, लेकिन उन्होंने एक मैच खेला, उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। तो ये देखें, ये होता है बड़ापन कि उन्होंने कहा भाई ठीक है, मुझे मौका मिल गया और मैं अपना रिटायर होके जा रहा हूँ। तो ये आमिर ने कहा जिस तरीके की बॉलिंग की, मैं नहीं कहता कि बुरी बॉलिंग की है, आमिर ने बॉलिंग बुरी नहीं की, वो जिस तरीके की बॉल कर रहा था। लेकिन वहाँ ये था कि जो दोनों बैट्समैन वो सेट हो गए थे, बाबर भी सेट हो गए थे, कैटमोर भी सेट हो गए थे, उन्होंने ये रवैया। इजाज़ में ये जो बदी ने जिक्र छेड़ा कि खिलाड़ियों को आपस में इतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए, इस हवाले से आपकी क्या राय है? देखिए आसिफ भाई, ये मुमकिन ही नहीं है कि ग्राउंड में आप खेल रहे हो तो आपस में उनकी तकरार ना हो, या जब टीम की फाइनल सिलेक्शन होती है पाकिस्तान के लिए, जूनियर के लिए, सीनियर के लिए, अंडर 19 के लिए, तो प्लेयर्स का ग्रुप सामने ना आए, पसंद ना हो, तो वही चीज़ एक लंबे टाइम तक वो साथ साथ चलती रहती है। ये लड़का लाहौर का है, ये कराची का है, ये पेशावर का है, ये फलां जगह का है, फिर उनकी दोस्तियाँ होती हैं। ये जो चीज़ है ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। अभी जब बाबर आजम कप्तान बने हैं तो उससे पहले उस्मान कादर को कौन पूछ रहा था, इमामुल हक को कौन पूछ रहा था। जब ये 2-3 लड़के ऐसे थे जो जिनके साथ इनकी ये बड़े बचपन से दोस्त हैं, तो उसके बाद वो टीम में भी शामिल हो गए। जो दूसरे दोस्त थे जो पहले इनके से प्लेयर खेल रहे थे वो कहाँ पर गायब हो गए। इसी तरह जब नसीम अशरफ साहब के दौर में इंजमामुल हक था तो उसको एक साइड पे जब करना पड़ा तो शाहिद मलिक आगे शाहिद मलिक ने अपनी एक टीम बनाई, अपने खिलाड़ियों के सामने लेके आए। तो ये चलता रहता है, ये कभी भी नहीं रुक सकता। मिसबा आए हैं तो अब आप देख लें कि सुई गैस डिपार्टमेंट के सारे प्लेयर, हफीज था, अदनान अकमल को भी इवन चांस दिया गया, रिजवान था जी, याद ये रिजवान
विकेट कीपर थे, उनको भी उन्हीं ने चांस दिया। हालांकि सरफराज प्लेइंग साइड में थे, वो फर्स्ट क्लास खेल रहे थे, टेस्ट वो जो 5 स्टार मैच था वो सारे मैच खेल रहे थे। तो ये साथ साथ चलता है, कोई भी कैप्टन होगा, ये कभी मुमकिन नहीं है हो सकता कि वो अपनी मर्जी की टीम में जब सिलेक्शन हो रही हो तो अपने जो दोस्त हैं, जो असल में वो उनको एतबार का एक लेवल होता है कि ये मेरे दोस्त हैं, ये 4 प्लेयर खेल रहेंगे ना। ये बाबर आजम और आमिर की जो ये हमारा मकसद ये नहीं था कि ये दोस्तियां हमेशा से रही हैं, दो टीम में पसंद नापसंद भी रही है। तो एक मौके पर आपको मालूम है कि रमीज राजा ने भी कहा था और शाहिद अफरीदी ने कहा था कि अगर दोस्तियां होती हैं, पसंद नापसंद होता है, उस लड़का टैलेंट है, उसमें परफॉर्म कर रहा है। जैसे देखिए इमाम उल हक को लोग क्या कहते हैं, लेकिन इमाम उल हक ने वनडे क्रिकेट में आपको परफॉर्म करके दिया। 53-54 रन की एवरेज से वो रन कर रहा है, 9 सेंचुरी हैं उसकी। आप उसको कैसे कह सकते हैं कि पर्ची, हर कोई उसको पर्ची कह रहा था, लेकिन उसने परफॉर्म किया। हमारा मकसद ये नहीं है, पसंद नापसंद होती रहती है, लेकिन जो ग्राउंड के अंदर अपने ही प्लेयर के साथ रवैये से, मेरे ख्याल में उसका रवैया आमिर के रवैये से खुश नहीं है इजाज भाई। देखिए आसिफ भाई जो आसिफ ये जो बदरी भाई ने जो बात की है ना कि पसंद नापसंद परफॉर्मेंस, ये देखिए ये जरूरी नहीं कि बुरा खेलने वाला ही वो दोस्त अपना शामिल करे। नो डाउट इमामुल हक एक अच्छा प्लेयर है, उसने प्रूव किया है कि वो हर जगह पे जहां भी खेलेगा वो अच्छा खेलेगा, और उसने खेल के भी साबित भी ये किया है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन ये नहीं है कि वो कोई डिजर्विंग ना होए तो उसको खिला लो, जब उसको नहीं खिलाओगे तो वो तो दूसरा तीसरा मैच भी नहीं खेल सकता। उस्मान कादर खेला जरूर है, उसने भी परफॉर्म किया है, तो ये फर्क पड़ता है। ये उनको फायदा सिर्फ ये हुआ कि वो कॉर्नर थे, पसे पुश डाला हुआ था उनका नाम, तो उनको फिर टीम में जगह बन गई, ये सबसे बड़ा फायदा हुआ। चलिए ये तो अच्छा, कल का मैच हो गया। बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से काफ़ी बातें होती रहती हैं। कल पहला मैच ज़ल्मी के खिलाफ उन्होंने खेला है, एज कैप्टन वो कैसे लगे, इस पर हम बात करेंगे। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेकर मैं वापस आता हूँ और इस इशू को यहीं से कंटिन्यू करता हूँ। स्पोर्ट्स में खुशामदीद। पीएसएल का सीज़न 8 इस वक्त जारी है, तीसरा रोज़ है आज मुकाबला होगा क्वेटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान का। मुल्तान के स्टेडियम पे कल हुआ कराची में मुकाबला पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स का, जो 2 रन से जीतने में कामयाब रही पेशावर ज़ल्मी की टीम। 2 मुकाबले हुए हैं अब तक, इससे पहला मैच 1 रन से जीता था टीम ने, जब उनके बॉलर जमान खान ने बहुत उम्दा बॉलिंग की थी। और कल भी एक यंग बॉलर खुरम शहजाद ने 16 ओवर बचाए आखिरी ओवर में। तो बड़ा अच्छा है कि यंग फास्ट बॉलर्स बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अभी हम बात कर रहे थे बाबर आजम की कप्तानी पर। इजाज़ शेख साहब, आपकी राय जानना चाहूँगा मैं कि बाबर आजम बतौर कप्तान आपको कैसे लगे कल के मैच में? देखिए बाबर आजम जो कप्तानी का स्टाइल है वो बिल्कुल सिंपल सा है। वो ना तो किसी भी प्लेयर पे, चाहे वो बॉलर है उसको चौका पड़ रहा है, छक्का पड़ रहा है, डबल हो रही है, सिंगल हो रही है, उसके चेहरे पे आप गुस्सा नहीं देखेंगे। उसका एक अपना ही स्टाइल है, बड़ा धीमे मिजाज से वो बंदे को देखता है, सिर्फ ऐसे देख के तो चुप कर जाता है। जब किस जगह पे बॉलर को चेंज करना है तो वो जो सीनियर प्लेयर उसके पास होएगा उससे मशवरा करता भी दिखाई देगा। तो उसकी जो स्टाइल है ना वो बहुत अच्छा है, और कल भी उसने ये साबित किया है कि वो अच्छा कैप्टन है। देखिए T20 की जो कप्तानी है ना वो माइक्रो सेकंड में अपने फैसले करने होते हैं। कोई टेस्ट मैच तो है नहीं कि अगर 3 ओवर्स में किसी की पिटाई हो भी गई है तो चलो अगले जो पूरे एक स्पेल और होएगा तो उसमें हो सकता है अच्छा खेले। एक बॉलर से 4 ओवर करने हैं, 4 ओवर में ज्यादा से ज्यादा ये कैसे रोक सकता है, और इस वक्त कौन सा बॉलर सूटेबल है, तो उसका फैसला ही करना होता है। कल उन्होंने अच्छी कप्तानी की है। बदील जमा, आपकी राय में? देखिए बाबा ने जहाँ बैटिंग अच्छी की वहाँ में क्योंकि आपने देखा है कल बिल्कुल स्टेडियम से आप देख रहे, तो आपने कोई ऐसी चीज नोट की हो, कोई ऐसा मूवमेंट देखा? मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने जहाँ बैटिंग अच्छी की वहाँ कप्तानी भी बहुत अच्छी की। कल हमने उनको देखा कि अक्सर वो आप देख रहे होंगे या तो मिड ऑफ पे खड़े होते हैं या मिड ऑन पे खड़े होते हैं, लेकिन कल हमने उनको बाउंड्री पे भी फील्डिंग करते हुए देखा। और ख़ास तौर पर जो T20 की कप्तानी है ना, इसमें एक कप्तान ही कप्तान नहीं होता, क्योंकि जब आप फील्ड पे होते हैं तो बाहर से आपको जो हेड कोच है, आपका मेंटोर है, वो भी आपको बहुत सारी चीज़ें बता रहा होता है। तो कल जब 2 ओवर में किंग्स को 24 रन चाहिए थे तो मैंने देखा कि बाउंड्री पर जो है बाबर आजम खड़े थे, डेरन सैमी उनको कुछ बता रहे थे, फिर अकरम ने उनसे कुछ बात की, फिर इंजमाम ने उनसे बात की कि कौन से बॉलर को किस तरीके से इस्तेमाल करो, कौन से फील्डर काम वो करो।
और दूसरा ये था कि एक वो उनका जो ओवर शॉट हुआ उस पर आपने देखा उन्हें पेनल्टी भी लगी, हाँ कि सबको लगी, उनके पिछले मैच में भी लगी। पेनल्टी भी लगी और उसमें वो 5 दायरे में थे, 4 उनको बाहर करने थे, ये भी उनके लिए बड़ा एक चैलेंज था। लेकिन कल इनके बॉलर्स को क्रेडिट देना पड़ेगा, ख़ास तौर पर जो खुर्रम शहजाद हैं, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की और एक लाइन पर बॉल की जिसकी वजह से जो ये मैच जीते। तो मेरे ख्याल में बाबर आहिस्ता आहिस्ता इंजमाम, सैमी और इन अकरम के होते हुए जो है वो कप्तानी सीख भी रहा है, और उन्होंने ख़ास तौर पर कहा कि हम चाह रहे हैं कि इनको कप्तानी के कुछ चीज़ें बताएं। तो मेरे ख्याल में बाबर कप्तानी अच्छी कर रहा है, नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करेंगे इसको हटाएंगे तो फिर किसको लाएंगे, जिसको हम लाना चाहेंगे वो अक्सर इंजर्ड भी हो जाता है, वो इंजरी का भी शिकार होता है। जिसकी T20 में बातें चल रही हैं कि शादाब को कप्तान बनाया जाए या फिर शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया जाए, T20 फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी जो है अक्सर आपको देखा है कि इंजरी का शिकार, शादाब को देखें कि मुतअद्दिद जो इवेंट शुरू हुआ है उससे पहले इंजरी का शिकार। तो एक वाहिद आपके पास यही है जो बैटिंग भी आपको अच्छी करके दे रहा है और कप्तानी भी आपको, और दुनिया का नंबर 1 प्लेयर है भाई, दुनिया का नंबर 1 प्लेयर है। तो इसको मेरे ख्याल में हम तनकीद मैं भी करता हूँ, सब करते हैं, गलत फैसलों पे तनकीद होनी चाहिए, लेकिन जहाँ उसकी अच्छाई है वहाँ पर अच्छाई भी करनी चाहिए। चलिए ये तो अच्छी बात हो गई बाबर आजम के हवाले से, खैर होगा। लेकिन लाहौर में क्या क्या चल रहा है इस वक्त? PSL के मुकाबले लाहौर भी आएंगे, तो तैयारियों के हिसाब हवाले से या कुछ और अपडेट आपके पास हो जा शेख? देखें, जो ग्राउंड है, जो पिचेज है, इससे तो इसका तो मैं पहले प्रोग्राम में जिक्र कर चुका हूँ कि उसकी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। रंगो रोगन जो तज़य्युन और आराइश है वो भी हो रही है, और इसके अलावा एक दिन में तकरीबन 2 से 3 जो हैं इजलास होते हैं जिसमें ज़िले इंतज़ामिया के लोग आते हैं, डिप्टी कमिश्नर आते हैं, कमिश्नर आते हैं, और नजम सेठी साहब ने भी 1-2 जो हाई ऑफिशल्स हैं उनको इधर ही रोक रखा है कि अगर वो कहीं दूसरे शहर में चले भी जाएं, जिस तरह मुल्तान या कराची गए हैं, तो वो बाद में वो सारे पोजीशन वो डील करें उसको। तो इस लिहाज से जो तैयारियां हैं PSL एडिशन 8 की, वो तकरीबन आखिरी मराहल में ही है। आखिरी टच जो फिनिशिंग टच है वो ही जारी है, क्योंकि कज़ाफ़ी स्टेडियम है वो हर वक्त रेडी होता है किसी किस्म के मैच के लिए। वैसे भी इवेंट्स होते रहते हैं बड़े से बड़े, जिस तरह अब्दुल्ला सुंबल साहब थे यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने भी क्रिकेट का मेला सजाया, फिर लेडीज़ के वुमेन के मैचेस भी होते रहते हैं। तो यहाँ पर तैयारियों पर तो जो ये ज़िला इंतज़ामिया जो लाहौर की एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ ताल्लुकात कैसे हैं? मुझे तो ये भी याद है कज़ाफ़ी स्टेडियम की एक दफ़ा दीवार भी गिरा दी गई थी, या कई सालों पुरानी बात है। तो इस तरह के तनाज़ात चलते रहते हैं, क्योंकि कज़ाफ़ी स्टेडियम मिल्कियत तो हुकूमत पंजाब की है ना? जी जी, ये लैंड रेवेन्यू बोर्ड की है, LCCA ग्राउंड लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन वाली, और कज़ाफ़ी स्टेडियम का जो सारा एरिना है वो भी। ये उस वक्त तनाज़ा सामने आता है जब कोई बड़े इवेंट्स आने हो, तो उस वक्त कोई टिकटों की डिमांड होती है, चाहे वो पाकिस्तान पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के DG हों या स्पोर्ट्स मिनिस्टर हो। तो जब उनको पता चलता है ना कि ये हमें इग्नोर कर रहे हैं, जबकि ये सारी जो लैंड है वो हमारे अंडर है, जो सारे रेनोवेशन इस सारे एरिया की हम लोग करते हैं, सारे काम हमारे स्पुर्द हैं, इनके पास इतने फंड्स हैं, तो इसके बावजूद जब ये टाइम आता है काम हमसे ले लेते हैं, इन टाइम हमें इग्नोर कर देते हैं। तो उस वक्त इनका थोड़ा बहुत फड्डा होता है। लेकिन ये जो गुज़श्ता जो हुकूमत थी राय तैमूर भट्टी की, उस वक्त भी कुछ सामने ऐसी कुछ चीज़ सामने नहीं आई। इनको चूँकि PTI की गवर्नमेंट थी, रमीज़ राजा थे, उन्होंने उनको फुल प्रोटोकॉल दे रखा था, इस वजह से कोई मामला सामने नहीं आया। लेकिन जब DG उस्मान अनवर थे, राना मशहूर थे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, उस वक्त कुछ इस तरह के हालात हुए थे कि क्योंकि ब्यूरोक्रेसी हर वक्त अपने आप को सुप्रीम समझती है, तो वो ये बिल्कुल उनके बारे में नहीं था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन उनको इग्नोर करे। तो उस दौरान उन्होंने वो जो दुकानें जो मुल्क या मैरिज आ रहे हैं, जो बैंक्स हैं, उनके आगे जो उन्होंने ज़मीन एक ख़ास हद तक दे रखी है उनको, जिनको लीज पे दिया हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने या स्पोर्ट्स बोर्ड ने, तो उन्होंने इतनी ज़्यादा आगे बढ़ा दी हुई है अपनी कुर्सियाँ चेयर्स वगैरह लगा के। वहाँ पे जो ट्रैफिक का निज़ाम वो भी धर्म भरम हो जाता है बाज़ औक़ात जब मैचेस होते हैं, तो उस वक्त उनको भी बंद कर दिया गया था। तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा था। जब उन्होंने डोज दी PCB को, तो PCB बिल्कुल राह रास्त पे आ गया। तो लगता है ऐसे ही कि यहाँ कराची का नेशनल स्टेडियम तो PCB की मिल्कियत है, ये तो PCB तो यहाँ पर तो ऐसा कोई नहीं है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, PCB की मिल्कियत वो है। इसी वजह से ना वो तो लीज पे है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं आसिफ भाई कि आप पिछले दिनों हम तस्करा करें तो क्या नजम सेठी ने खुद ही कहा कि यार फलान जगह से मुझे जो है कहा जा रहा है कि टिकट दो, फलान जगह से मुझे कहा जा रहा है
कोई वजीर कह रहे हैं टिकट दो, तो मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर 2-2,500 या 3,000 का टिकट जो है एक वजीर या इतने बड़े बड़े ओहदों पर जो बैठे हैं वो नहीं ले सकते, तो इससे क्या होगा? ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ख़जाने में ही पैसे जा रहे हैं ना। अगर आप पैसे देकर आ जाएंगे तो क्या होगा? यहाँ जिसको भी देखो हर कोई जो है वो पास मांगे, बस पास मिले और उस पास पे हम जाएं। आपने तो खुद देखा होगा कि नेशनल स्टेडियम में क्या हो रहा होता है कि 2 लोग जा रहे होते हैं बाहर टिकट देने के लिए, 2 लोग आ रहे होते हैं बाहर टिकट देने के लिए, कोई किसी को देने जा रहा है, कोई किसी वजीर को देने जा रहा है, कोई कमिश्नर को देने जा रहा है। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए। कल नजम सेठी साहब से आपकी मुलाकात भी हुई, बिल्कुल। कैसे लगे आपको? कल एक्टिव हैं नहीं हैं? नहीं, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि नजम सेठी साहब की तबीयत जो है वो थोड़ी सी डाउन लग रही है। उसके अलावा हमने एशिया कप से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने एकदम आपको और मेरे सिले में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अभी बात जो है वो आदमी उसमें है। फिर मिकी आथर के बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने यही आप कहा कि 90% हमारी बातचीत जो है वो मिकी आथर से मुकम्मल हो चुकी है, वो अपनी टीम लेकर आएंगे तो फिर इसको भी हम सेट कर लेंगे। लेकिन एक बात ऑफ द रिकॉर्ड उनसे मैंने पूछी कामरान अकमल के बारे में कि कामरान अकमल आपको क्यों छोड़ गए, तो वो काफ़ी नाराज़ नज़र आए। उन्होंने कहा कि यार बिल्कुल नाराज़ नज़र आए। उन्होंने कहा कि कामरान अकमल ने जो है जब हमने उसको सिलेक्टर बनाया तो उस वक्त उसने हमें बताया नहीं कि उसके कमिटमेंट हुए हैं। अगर उसके कमिटमेंट थे हमें पहले बता देता तो हम उसका नाम नहीं देते। तो अब मैंने कहा कि उनकी कोई जगह बनती है। उसने कहा कि इन्हीं के एक इशारा था कि अगर वो जब उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको दोबारा से बिल्कुल वो नहीं करेगा। कामरान अकमल के इशू पे इन्होंने कहा कि नजम सेठी साहब शायद नाराज़ हैं। आपके पास क्या इत्तला है? क्योंकि कामरान खैर अब आजकल तो कराची में है लेकिन लाहौर के हैं कामरान, तो आपके पास इत्तला होगी। आसिफ भाई, पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा जो इन्होंने कहा ना कि नजम सेठी साहब की कोई तबीयत नासाज लग रही थी, वो तबीयत मुझे भी लगे थे कुछ थके थके से लगे। मैं बताता हूँ, वो तबीयत नासाज नहीं है। उनको पता है कि निगरान सेटअप चल रहा है और जब पीडीएम की हुकूमत जब इलेक्शन होंगे तो नहीं आएगी, तो वो इसीलिए ना, तो उस वक्त सूरत हाल क्या होगी? समझदार है, मेच्योर है, पहले ये यहाँ पे टेनोर गुजार चुके हैं, वो इसलिए जो भी कदम रख रहे हैं वो फूंक फूंक कर रख रहे हैं। वो कोई जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं कर रहे, वो बिल्कुल सोच विचार करके 100 बार उसको मल्टीप्लाई करके फिर कोई डिसीजन कर रहे हैं। इसलिए वो एक्टिव, वो चुस्तियाँ, वो फुर्तियाँ नज़र नहीं आ रही, क्योंकि निगरान सेटअप है पंजाब में। तो सारा जो अभी फाइनल भी होना है, प्ले ऑफ के मैचेस भी होने हैं, अभी इसको चलाना भी है पीसीबी को, तो वो ऐसी कोई बात नहीं है। वो सोच विचार करके कोई भी काम कर रहे हैं। रही बात कामरान अकमल की, तो कामरान अकमल ने ये जो एक नया ट्रेंड चला है ना काफ़ी देर से, अब तो ये PSL की वजह से, कोई एक टाइम ऐसा था जब किसी भी टेस्ट क्रिकेटर से हम बात करते थे, शॉर्ट करते थे, आप भी इस बात के गवाह हैं, तो वो हमारे साथ एज लाइव भी इजीली कर लेते थे, शॉट भी दे देते थे। एक कप्तान था, मैं करता था, वो कहते यार इजाज आप इसको छोड़ो, आप किसी और को करो। कुछ टेस्ट क्रिकेटर इंतजार कर रहे होते थे। बड़ी दिलचस्प बात आप कर रहे हैं एजाज भाई, बहुत दिलचस्प बात है ना आपको। मैं उसका नाम नहीं लूं। एक ब्रेक की मुझे इजाजत दें। ब्रेक से आने के बाद आपकी बात मुकम्मल कराएंगे हम, तो टेक अ ब्रेक, आई विल कम बैक। स्पोर्ट्समैन स्पेशल में खुशामदेद। एजाज शेख साहब से मैं बात कर रहा था, लाहौर के हमारे रिपोर्टर हैं। वो कुछ बता रहे थे कामरान अकमल वर्सेस पीसीबी जो मामला हुआ, कामरान अकमल ने सिलेक्टर बनने के बाद हाल ही में वो ओहदा छोड़ दिया है। उनकी निजी मसरूफियात हैं, टीवी पर एक तज्जिया भी वो कर रहे हैं एक टीवी चैनल के साथ PSL के दौरान। तो एजाज शेख साहब आप बात मुकम्मल करें। तो मैं ये कह रहा था कि आप इस बात के गवाह हैं कि एक टेस्ट क्रिकेटर ऐसा था, साबिक कप्तान में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, अभी वो एक टीवी पे तबसरा भी कर रहे हैं। तो आप कह रहे थे यार रोज़ इजाज़ आप इसके साथ एज लाइव करते, अब कोई बंदा कुछ चेंज करो। और ये एक हकीकत है कि टेस्ट क्रिकेटर खुद भी इंतज़ार कर रहे होते थे मुख्तलिफ लोगों का कि आएँ हमारे साथ बात करें। अब ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो चुका है। टीवी चैनल्स इतने ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, अब तो वो सौदेबाजी करते हैं, 50 लाख लेंगे, इतने मैचेस का इतना टाइम देंगे, एक इनिंग्स पे सिर्फ तबसरा करेंगे, अगर 2 इनिंग्स पे कराना तो इतने पैसे लेंगे, इतने मैचेस करेंगे। ये तो इस वजह से अब सूरत हाल ये है कि PSL एक साहब का साबिक जो टेस्ट क्रिकेटर्स है ना, उनके लिए एक मेला है। ठीक है, अब इस पे वो पूरी कमाई करना चाहते हैं। जो नहीं खेल रहे ना, उनका ये है कि वो टीवी पे बैठे
रकम कमाएं, उनके सोर्स ऑफ इनकम है बहुत बड़ा। उनका राइट है, उनका राइट है, राइट है, बिल्कुल राइट है, इसमें कोई शक नहीं, उसमें कोई शक नहीं। तो मेरे ख्याल में उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वो फिलहाल वो ये चाहते हैं कि ये जो पीएसएल का जो दुरानी है ये निकल जाए, ये ड्यूरेशन निकलेगी तो फिर आके मैं दोबारा आपको इसी सेठी मनसब साहब पे के आ जाऊंगा। आपको सेठी साहब की जो बदी ने बात बताई उससे क्या अंदाजा होता है, कामरान अकमल की वापसी हो जाएगी पीसीबी में? देखिए, कामरान अकमल की वापसी हो ही जाएगी। कामरान अकमल ने परमिशन के बाद ही ये फैसला किया, ये तो उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा कि आपकी मर्जी, इट्स अप टू यू, ये तो नहीं उन्होंने बोला। जाहिर है कि उन्होंने इजाजत मांगी है तो उन्होंने ओके कर दिया। इसी तरह वहां पे आज स्पोर्ट्स मिनिस्टर इधर अनाउंस हुए हैं, उन्होंने भी परमिशन ली है कि जी मैं पीएसएल खेलना चाहता हूं निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी साहब से, तो उन्होंने भी ओके कर दिया। तो अब वो 19 मार्च के बाद अपना नहीं कर रहा, मेरी उनसे ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ जब हमने उनको चीफ सेलेक्टर बनाया था, कॉन्टैक्ट जो है वो कामरान अकमल का दिसंबर में हुआ है, जो जिस जगह इनका कॉन्टैक्ट हुआ है ना वो दिसंबर में हुआ है। तो जब इनको हमने सेलेक्टर बनाया था तो उस वक्त हमें ये कह देते कि मेरी ये जिम्मेदारी हैं, अगर आप बोलें तो मैं दोनों जिम्मेदारियों को वो करूं या मैं इसको छोड़ दूं। उनका मकसद ये है कि उन्होंने उनको अंधेरे में रखा और एंड पिछले साल भी इसी चैनल के साथ थे, लेकिन दिसंबर में कॉन्टैक्ट हुआ और सेलेक्टर इनको बाद में बनाया गया कि कह रहे हैं कि अगर आपका दिसंबर में कॉन्टैक्ट हुआ है तो हम हमें पहले बता देते, हम आपकी जगह किसी और को अनाउंस कर देते, फिर जब आप फारिग होते तो हम कर देते। तो एंड आप बताए ना कि उन्होंने 5-7 दिन पहले ही बताया ना कि वो तो पहले तो नहीं बताया कि लेकिन बदीप भाई बात यह है कि जब कोई चीफ सेलेक्टर बनता है या सिलेक्टर होता है तो यही तो टाइम होता है कि एक मेला लगा हुआ है क्रिकेट का, उसमें से लोगों को देखें और उनको सामने लेके आए, और जब वोटिंग हो, जब उसको टीम में लेना हो तो उसका फैसला वो जो फाइनल डिसीजन है वो करे। बल्कि कामरान भी कर सकते थे, ये काम भी अपना करते रहते, चीफ सेलेक्टर भी बने रहते कामरान। लेकिन सिलेक्टर हैं आप, चीफ तो नहीं है, आप सिलेक्टर हैं। चीफ अगर आप जूनियर के तो आप उसमें जो है वो आप लोगों को वैसे भी देख सकते हैं। मैच तो देख रहे हैं ना कामरान, आपने रात को 1 घंटे का प्रोग्राम करना, सारा दिन फारिग हैं, आप कराची के स्टेडियम में आके मैच देख सकते थे। आप जो है एक दिन के लिए अगर आप जाना चाहें तो आप लाहौर में भी मैच देख सकते थे। चलो अब आज के मुकाबले पे आते हैं। मुल्तान सुल्तान मुकाबला करेगा क्वेटा ग्लैडिएटर के साथ। मुल्तान सुल्तान एक मैच हार चुका है, क्लोज मैच हारा है लाहौर कलंदर से, और क्वेटा की टीम इस दफ़ा नए जज्बे के साथ आई है। आज उनके स्टार फास्ट बॉलर नसीम शाह की सालगिरह भी है, तो नसीम शाह को सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। तो आपको क्या लगता है, दोनों टीम का बैलेंस अगर देखें तो कौन सी टीम आपको बेहतर लगती है? देखिए, मुल्तान सुल्तान ने जो पहला मैच खेला, हारे वो ज़रूर हैं, 1 रन से वो मैच हारे हैं, लेकिन वो पूरा मैच लेकर गए। लेकिन थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम ये है कि उनका बॉलिंग अटैक जो है ना, मुझे वो कमज़ोर लग रहा है, और अब और कमज़ोर हो गया जब शाहनवाज दानी जो है वो इंजर्ड हो गए, उनकी जगह इलियास को लेकर आ गए। तो ये थोड़ा सा उन पर वो है कि उनके पास बॉलिंग अटैक थोड़ा ऐसा है। बैटिंग में भी देखें, उन्होंने जो जिस तरीके से बैटिंग भेज रहे हैं, जैसे उन्होंने डेविड मिलर को बहुत पहले भेज दिया, फिर उसके अलावा पोलार्ड को बहुत पहले भेज दिया, और शान मसूद को जब आप ओपनर भेजते हैं तो शान मसूद बिल्कुल अब 35 रन उन्होंने किए 32 बॉलों पे। तो मेरे ख्याल में अगर आप को तेज ये T20 इसमें तेज़ खेलना पड़ेगा, जब भी आपके इतने रन होंगे। और जहाँ तक कोयटा की बात है, उनके पास फास्ट बॉलर बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। असनैन उनके पास हैं, नसीम शाह उनके पास हैं, तो उनका अब बैटिंग में उनके पास जैसन रॉयल जैसा प्लेयर है, हफीज़ भी आ गया है, फिर सरफराज अहमद खुद फॉर्म में है। तो उनकी बैटिंग जो है मुझे टीम पूरी बैलेंस लगती है। जहाँ तक कोयटा की बात करें तो मुल्तान सुल्तान पर प्रेशर ज़रूर होगा कि एक मैच वो हार चुके हैं और दूसरा मैच उन्हें लाजमी जीतना है, लेकिन मेरे ख्याल में कोयटा का पलड़ा, कोयटा की पोजीशन बेहतर लग रही है। एजाज शेख साहब, आपको किस टीम की पोजीशन बेहतर लग रही है? लेकिन हाँ साहब, T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जिसकी कबल अज़मत बिल्कुल भी पेशगोई नहीं की जा सकती। मैं तो ये समझता हूँ, कई बार आपने खुद देखा, माजी गवाह इस बात का कि इस फॉर्मेट में कि 4 छक्कों की जरूरत है तो एक बंदा खड़ा होता है, 4 छक्के लगाता है, टीम जो तो आके बाहर आ जाता है। इनके पास तो 6 छक्के लगाने वाला भी है, इफ्तिखार। तो 6 छक्के, हाँ इफ्तिखार भी। तो ये ऐसी क्रिकेट है। लेकिन अगर ऑन पेपर देखा जाए तो मैं बदी को सेकंड करूंगा कि ऑन पेपर जैसन राय है, जिस तरह कोयटा ग्लैडिएटर में कप्तान सरफराज है, उमर अकमल भी है, गुप्टल है, नवीनो लक है, इफ्तिखार भी है, मोहम्मद नवाज है, अच्छी टीम है इसकी। लेकिन चूंकि वो एक मैच पहले लूज कर चुके हैं मुल्तान सुल्तान, वो कम बैक करने की कोशिश करेंगे तो अच्छा मैच देखने को मिलेगा। फेवरेट अगर कहा जाए किसी हद तक, कंडीशन जो भी है, जिस तरह की टीम ऑन पेपर है, तो वो कोयटा ग्लैडिएटर फेवरेट नजर आ रहा है। अच्छा, आप बदी को सेकंड कर रहे हैं, मैं आपको थर्ड करूंगा। मेरे हिसाब से कोयटा ग्लैडिएटर, मेरी तो देखे, मैंने तो एक टीम पिक की है इस सीजन से पहले,
और वो कोटा ग्लैडिएटर है। मैं तो इसको टाइटल देखता हुआ, जीतता हुआ देखना चाह भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ, क्योंकि इनकी बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है। वो बात आपकी बिल्कुल सही है। देखिए अक्सर टीमें ऐसी होती हैं कि 8 मैच मुसलसल जीते, फिर आप क्वालिफाइंग में जब गए, फिर हमें एलिमिनेटर खेला, तो उसमें आप देख पिछला सीज़न आपको याद होगा इस्लामाबाद का, कि मुसलसल वो 8 से 9 मैच जीते, लेकिन जब वो क्वालिफाई में गए, एलिमिनेटर में गए, वहाँ एक मैच में हार गए। तो एक मैच होता है, वही एजाज भाई वाली बात, एक दिन होता है, एक मैच होता है, और वही आपको जो है 5 पलट देता है। अगर 8 मैच आप जीत के टॉप पर हैं और आप, ऐसा मुल्तान के साथ भी पहले सीजन में हुआ, पहले सीजन में मुल्तान के साथ हुआ, मुसलसल 8 मैच जीतने के बाद वो हुए। तो मेरे ख्याल में T20 क्रिकेट एक ऐसी है कि हम अब कोई कह सकता था कि 46 रन पे 4 आउट होने के बाद कि कराची की टीम कमबैक करेगी, माहमद वसीम पे आप मुकम्मल इतमाद तो नहीं कर सकते कि वो मुस्तनद बैट्समैन, मुस्तनद बैट्समैन अपने आपको 6 नंबर पे ले आया ना। देखिए अब 6 नंबर पे बैटिंग करने के लिए ले आया, तो 6 नंबर पे तो आपको एक तगड़ा वो बैट्समैन होना चाहिए, लेकिन वो ऑलराउंडर ऐसा है कि वो वो तो हो गए। अब ये रिजवान जी, आसिफ भाई, पहली जो ये 6 टीमें खेल रही हैं ना, उनका सबसे पहली जो टॉप प्रायोरिटी होगी ना, वो यही होगी कि वो प्ले ऑफ मैचेस के लिए बिल्कुल। उस पोर्शन में जाएं। जब वो प्ले ऑफ मैचेस में जाएंगे, देन कोई फैसला होगा कौन सी टीम फेवरेट होएगी, क्या होएगा, फाइनली कौन जीतेगा कौन हारेगा। अभी तो स्टार्ट वाले मैच हैं, जो यहाँ पे गलतियां हो रही हैं ना, वो कराची में जाके खत्म हो जाएगी, लाहौर में या पिंडी के मैचेस में वो कवर हो जाएगी। लेकिन अभी कुछ भी नहीं है, ये इब्तदाई मैचेस हैं, सब कुछ चलेगा। रिजवान वर्सेस सरफराज आज मुकाबला होगा। दोनों ही जबरदस्त विकेट कीपर हैं, दोनों ही बैटिंग अच्छी करते हैं, लेकिन कप्तानी में मैं समझता हूँ कि सरफराज को, जाहिर है सरफराज का एक्सपीरियंस है तो उसको एज होगा। लेकिन आप कप्तानी अगर सरफराज और रिजवान की कंपेयर करें तो आज के मुकाबले को आप कैसे देखते हैं? आसिफ भाई मुझसे पूछे? जी इजाज शेख। आसिफ भाई, ये सवाल पर आपको दाद देनी चाहिए कि दोनों विकेट कीपर हैं और कॉम्पिटिटर भी हैं। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। अच्छा जी, जवाब भी दे दे। अच्छा जी, ये जो मोहम्मद रिजवान है या सरफराज है, सरफराज के पास जो तजर्बा है ना, तो तजर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं होता। बाकी प्लेयर्स ने परफॉर्म करना है, और बड़े से बड़ा नाम है ना, नाम के बड़े होते हैं, काम जीरो भी हो जाता है, ऐसा भी होता है। और तो हफीज कप्तानी के लिहाज से भी और हफीज का भी साथ होगा, हफीज का भी साथ होगा। वो वैसे भी प्रोफेसर है, तो उसके जो कुलिये होंगे, जो घुर होंगे, वो भी आजमाए जाएंगे। तो ये फेवरेट बाकी नजर आ रहे हो, ये अच्छी कप्तानी करेंगे, लेकिन बस जिसको अल्लाह दे, बाकी बात ये है। आप बताइए यार। दोनों अल्लाह और सरफराज दोनों अल्लाह वाले भी हैं, दोनों विकेट कीपर भी हैं, दोनों कप्तान भी हैं, और एक दूसरे के वही होता है, किसी दौर में मोइन खान और राशिद लतीफ़ आगे पीछे थे, तो वही वाली कहानी है, कभी रिजवान और कभी सरफराज। तो मेरे ख्याल में देखिए कप्तान भी दोनों ही हैं। रिजवान में एक अच्छी बात यह है कि वो ओपन आता है और रन्स कर रहा है। सरफराज में ये नहीं है कि वो एक नंबर उसने कुछ सेट नहीं किया हुआ, कभी वो 6 नंबर पे भी आ जाता है, कभी 5 में भी आ जाता है, और इस बार उसने कहा है कि मैं अपने आप को 4 नंबर पे ले जाऊंगा। तो ये उसकी बैटिंग में मुझे सरफराज नॉट आउट बैट्समैन बहुत अच्छा है, लेकिन उसके पास पावर हिटिंग है। सरफराज के पास इतनी पावर हिटिंग नहीं है जितनी रिजवान के पास है। नहीं, पावर हिटिंग ही तो सब कुछ नहीं होता ना। बाबर भी कभी तो है ऐसी, देखिए बाबर तो आप फिर बाबर को किसी से ना मिलाएं। नहीं, बाबर जैसा प्लेयर कोई नहीं है। पिछले चेयरमैन थे, उनसे मैंने सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि बाबर के अलावा उनको कुछ नजर ही नहीं आता। तो मेरे ख्याल में बाबर, हमारे जो टीम है उसमें बाबर के हम पल्ला कोई भी बैट्समैन नहीं है इस वक्त। आप पूरी टीम में देखें, बल्कि आप दुनिया की बेशतर टीमों में देखें, कोई ऐसा नहीं है। विराट कोहली नंबर 1, नंबर 2 में मैं इसको कहूँगा कि इस वक्त दुनिया में अगर 2 बैट्समैन हैं तो विराट कोहली और बाबर आजम ही है। तो आप उसको छोड़ें, वो अगर खेल रहे हैं ना, तो वो नीचे उसकी ड्राइव ऐसी है, कवर ड्राइव ऐसी है, एक्स्ट्रा कवर मार देता है। रिजवान बहुत अच्छा खिलाड़ी है। रिजवान का फॉर्म भी अभी वो फॉर्म भी लगी हुई है, अभी भी खेल के आए, बीपीएल में रन्स किए। अभी उसने पहले मैच में 75 रन्स किए, तो वो मुसलसल रन्स कर रहा है, आज से नहीं कर रहा, पिछले 2 साल से रन्स कर रहा है T20 क्रिकेट में। तो मेरे ख्याल में मैच तगड़ा होने जा रहा है। एडवांटेज जो मैंने पहले आपको कहा कि कोयटा को ज़्यादा है, क्योंकि उनके पास प्लेयर का पूल बड़ा है और प्लेयर जो उनके लीग खेलते हुए आ रहे हैं, तो ये उनको होगा कि इफ्तिखार मुसलसल खेल के आ रहा है। फिर नवाज भी उनका फॉर्म में है, फिर जैसन रॉय है, गैप्टल है, जो लीग ज़्यादा खेलते हैं। तो उनके पास इस तरह के प्लेयर नहीं है कि डेविड मिलर जो है इतनी क्रिकेट अभी नहीं कि वो थे, फिर पोलार्ड जो है उसमें वो दमखम नहीं है जो पहले था। टॉस का क्या रखा? देखिए टॉस में कल आपने आसिफ भाई देखा होगा कि नेशनल स्टेडियम में ओस पड़ी है, बिल्कुल साफ करना पड़ा। उसके अलावा शुकेब को आपने देखे, उसने 3 बॉलें वाइड कर दी, उसके हाथ में गेंद नहीं आ रहा था, ऊपर के कैच आपसे नहीं पकड़े जा रहे थे। अजहर महमूद ने भी आज कहा है कि
ड्यू फैक्टर जब होता है तो आप ऊपर के जो कैच होता है वो पकड़ने में फील्डर को बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मेरे ख्याल में टॉस बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है। तो टॉस जीतकर बैटिंग जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले फील्डिंग करेगी। तो अगर टॉस जीतकर हाँ फील्डिंग कर ले, पहले फील्डिंग करे। एजाज भाई आपका क्या मौक़िफ़ है अगर वही मौसम रहता है जो पहले मैच में था मुल्तान में? देखिए टॉस का ठीक है कि अपना एक रोल ज़रूर होता है, लेकिन बात यह है कि इस फॉर्मेट में कम से कम 180-85 रन बनाने ही होंगे। 180 चले आपका वक्त ख़त्म हो गया यहाँ पर हमारा सबका इस प्रोग्राम के हिसाब से। तो बदीर जमा आपका भी शुक्रिया, एजाज शेख आपका भी शुक्रिया। 180 इज़ द पार स्कोर सेट बाय एजाज शेख। और देखते हैं मुकाबला होगा रिजवान की टीम मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर ऑफ सरफराज अहमद आज मुल्तान के स्टेडियम में। हम आपके साथ कल फिर शामिल हो गुफ्तगू होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।